क्या इस देश के संविधान को कोई भी पार्टी जब चाहे तब बदल सकती है? यह मेरा सवाल है आपके साथ। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बात कही गई कि 400 पार, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि 400 पार इसलिए क्योंकि संविधान बदलने को बीजेपी है तैयार। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि क्या बीजेपी ने कभी कहा कि वो संविधान बदलना चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सबसे पहले ये देखिए। अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि आज अगर बाबा आंबेडकर भी हमारे सामने होते तब भी देश के संविधान को नहीं बदला जा सकता था। मैं आपको बताऊंगा देश के संविधान को क्यों नहीं बदला जा सकता। लेकिन पहले आप देखिए कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और यह काम कर कौन रहा है। एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। अपनी तमाम रैलियों में यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेती है और अपनी सरकार बना लेती है तो देश में संविधान जो है उसे बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। पहले देखिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह। आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। राहुल गांधी का बयान बिल्कुल स्पष्ट है। आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से संविधान को खत्म कर दिया जाए। क्या इस आरोप में कोई दम है? क्या इस देश की कोई राजनीतिक दल, क्या इस देश का कोई भी नेता इस देश के संविधान को पूरे तरीके से खत्म कर सकता है? इस देश में संविधान में संशोधन तो होते हैं साथ, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई बदल नहीं सकता। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात सुप्रीम कोर्ट कहती है। इसके बारे में भी तथ्य आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी सरकार थी जिसने 1973 में यह बात करने की कोशिश की थी। जी हां, तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे देश में स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कैसे परिभाषित हुई। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों के बेंच ने केशवानंद भारती केस में यह फैसला सुनाया था। इस फैसले में साफ तौर पर लिखा गया था कि सरकार कोई भी हो, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा बदला जा सके। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करने को तो सही माना, लेकिन स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल भावना, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कोई बदलाव नहीं हो सकता। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है कि मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर, यह इस बात से निकलता है कि संविधान के निर्माताओं ने जिस आधार पर संविधान की नींव रखी उसे आप नहीं बदल सकते। मसलन धर्मनिरपेक्षता के मसले पर संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। स्वतंत्र चुनाव, कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई नहीं रोक सकता इसे। संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, कोई नहीं चेंज कर सकता इसको। न्यायिक समीक्षा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि सरकार के किसी भी फैसले को वो समीक्षा करें, सही को सही और गलत को गलत माने और सरकार को फैसले वापस लेने पड़ेंगे। न्यायिक समीक्षा पर कोई रोक नहीं लग सकती। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
जब तक कि कोर्ट इसे अनुमति न दे। संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसे नहीं बदला जा सकता। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साहब। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ही न्यायिक शास्त्र को एक सिद्धांत के तौर पर दिया कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्पष्ट हुआ और उसके बाद यह स्पष्ट कहा गया कि आप संविधान में संशोधन व्यवहारिक तौर पर कर सकते हैं, व्यवहारिक काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। संविधान संशोधन किस तरीके के होते हैं साहब? लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित संसद में मौजूद सदस्यों में से 50% से ज्यादा लोग बहुमत से संविधान संशोधन पारित कर सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए धारा 368(2) के मुताबिक 2/3 बहुमत से भी अमेंडमेंट पारित किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा में विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य या आधे विधानमंडल जहां जिन जिन राज्यों में है उसका समर्थन अनिवार्य होगा। यानी कि अगर पंचायती राज अमेंडमेंट भी लाना है, जो कि पहले की सरकारों ने लाया है, तो इसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी लोकसभा में और राज्यसभा में, और उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों को इसको मनोनीत करना पड़ा, तब जाके पंचायती राज लागू हो पाया देश में। अब सवाल उठता है कि क्या अगर कोई पार्टी लोकसभा में 400 सीटें भी ले आए तो क्या वो देश के संविधान को बदल सकती है पूरे तरीके से? बिल्कुल नहीं हो सकता साहब, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। एक कोशिश हुई थी साहब इमरजेंसी के दौरान, जिसे हम छोटा संविधान बदलने की कोशिश कहते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार, देश में इमरजेंसी। इस 42वें संशोधन में क्या कहा गया था? इसमें यह बात कही गई थी कि जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का, उसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसे लेकर विवाद बहुत विवाद है। इसके साथ साथ 42nd अमेंडमेंट में कई तरह के संविधान में संशोधन किए गए, जिससे संविधान के मूल स्ट्रक्चर पर बदलाव होता दिख रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को भी देखा, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को भी कम करने की कोशिश 42nd अमेंडमेंट के जरिए इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के दौरान किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में गई। 1978 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त गठबंधन की सरकार, उसने 44th अमेंडमेंट सामने रखा और 42nd अमेंडमेंट में जो संविधान संशोधन किए गए थे उन सबको खारिज किया गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार जो कम किए गए थे उसे भी वापस बहाल किए गए और सिर्फ 2 संशोधन को छोड़ दिया गया। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 शब्द छोड़ दिए गए। वो इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि भारत सेक्युलर देश है, ये संविधान की मूल भावना है। इसे अगर आप प्रियम्बल में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सोशलिस्ट की बात है तो भारत ने यह माना है कि वो एक वेलफेयर स्टेट है। आजादी के बाद से ही हम आम जन भावना को सामने रखते हुए जन उत्थान की बात करते हैं। वेलफेयरिज्म को सोशलिज्म का जामा पहनाया गया और इसलिए इसे भी सही माना गया, कोर्ट्स ने भी सही माना। लेकिन उसके बाद से देश में तकरीबन 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं और अब इसका डेटा आपके सामने रखते हैं। 106 संशोधन अभी तक हुए हैं, 80 कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में 8 अमेंडमेंट किए हैं साहब, ओनली 8 अमेंडमेंट्स। अब बताइए राहुल गांधी किस अधिकार से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार देश के संविधान को पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं? क्या यह संभव है? इस देश के लोकतंत्र को क्या इस तरीके से कोई मार सकता है? और इसको जोड़ा कहां जा रहा है साहब? इसको जोड़ा जा रहा है आरक्षण के साथ और भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है, जिस पर अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में यह कहा है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है तो अमित शाह ने स्पष्ट तौर से
नकारा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अब आपको हम यह बताना चाहते हैं कि आखिरकार आरक्षण क्या है और कहां से इसकी शुरुआत होती है। आरक्षण का आधार है कि ओबीसी आरक्षण 27% आज हमारे देश में लागू है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, माफ कीजिए एससी, हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10% आरक्षण है। कुल मिलाकर आज देश में 59.9% आरक्षण है जो लागू है और ये आरक्षण, इसका प्रावधान संविधान से सुरक्षित है साहब। कैसे सुरक्षित है? संविधान के अनुच्छेद 15.4, 15.5, 15.6 इसमें साफ लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें काम करेंगी। 16.4, 16.6 में यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि नौकरियों में और अवसरों को देखते हुए पिछड़े वर्ग और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकारें समय समय पर संविधान में संशोधन करके इस तरह के कानून बना सकती है जिसके आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाए। संविधान के लागू होने के साथ ही इस बात की प्रस्तावना की गई थी कि एससी, एसटी आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा और उसके बाद सरकारें इसकी समीक्षा करेंगी। 1947 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने एससी, एसटी आरक्षण को अभी तक उसकी समीक्षा नहीं की है। उसके बारे में कभी चर्चा हुई ही नहीं। उसे मान लिया गया कि यह भारत के लिए बिल्कुल अभेद्य है। 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के साथ ही 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही। सरकार ने इसे भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना और देश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू कर दिया गया। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आई कि ओबीसी में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जो कि बेनिफिट्स अपने पास रख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात यहां पर की और इसे लागू करवाया। इसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण की बात की। एससी, एसटी और ओबीसी को प्रमोशन जब मिलता है उसमें भी आरक्षण है। यह बात किसने करवाई साहब? बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 2002 में यह लागू हो गई। 10 साल की समीक्षा के बारे में किसी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। एक बड़ा संशोधन मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया। यानी कि संविधान में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था बनाई वाजपेयी सरकार ने, मोदी सरकार ने और उसके पहले, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने। यह संविधान में संशोधन कर इसे अपनी जगह दी गई है। क्या कोई भी सरकार ओबीसी आरक्षण, एससी, एसटी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अब गायब कर सकती है सिरे से? जाहिर सी बात है, यह भ्रमात्मक है, यह झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह एक राजनीतिक हथियार है। लेकिन क्या देश की मूल भावना के साथ, संविधान की मूल भावना के साथ किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो छेड़छाड़ करे? यह सवाल मैं पूछता हूं उन तमाम लोगों से जो आज ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाए तो देश के संविधान को हमेशा के लिए बदल देगा। संभव नहीं है साहब। जब तक इस देश में कानून व्यवस्था है, जब तक इस देश में लोकतंत्र है, जब तक इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, जब तक इस देश में पार्लियामेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, आप संविधान को नहीं बदल सकते। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी भारत में होते तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते थे, जबकि उन्होंने संरचना रची थी संविधान की, तो ये बात अपने आप में 100% 100% सच है।